नमस्कार दर्शकों, आप क्रास मोटो चैनल पर हैं। वी आकार की ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिलें, ये है हार्ले डेविडसन की आवाज का करिश्मा। डुकाटी के संतुलित 90 डिग्री वाले इंजन, ढेर सारे जापानी चॉपर, मोटो गुजी का अनुदैर्ध्य रूप से लगा वी ट्विन इंजन, बैटल ऑफ ट्विंस रेस, बर्ट मुंड्रो का इंडियन मोटरसाइकिल पर रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ दिलचस्प। मोटरसाइकिल निर्माण के लंबे इतिहास में ऐसे इंजन से बहुत सारी दो पहिया गाड़ियां लैस की गई हैं। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य वी ट्विन इंजन, उसके इतिहास और दिलचस्प शुरुआती मोटरसाइकिलों पर जानकारी देना है। और जैसे ही हम मुख्य बिंदुओं को समझ लेंगे, आगे की कहानी सिलेंडर के एंगल के बढ़ते क्रम में रखेंगे। मैचलेस सिल्वर एरो पर 18 डिग्री से लेकर जुंडाप KS 750 पर 170 डिग्री तक। इसके साथ ही मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि निर्माता किस आधार पर किसी खास एंगल का चुनाव करते थे। मैं आपको वी ट्विन इंजन वाले मोटरसाइकिलों के बारे में कुछ बातें बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। आराम से बैठिए, यह दिलचस्प होने वाला है। चलो शब्दावली से शुरू करते हैं। वी ट्विन 2 सिलेंडर वाला पिस्टन इंजन है, जिसमें सिलेंडर वी आकार में और एक ही क्रैंकशाफ्ट पर लगे होते हैं। दोनों सिलेंडर एक निश्चित कोण पर लगे होते हैं, जो जरूरत और परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। अधिकांश वी आकार ट्विन इंजनों का कोण 40 से 90 डिग्री के बीच होता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं। सैद्धांतिक रूप से वी ट्विन का कोण 0 से 180 डिग्री तक हो सकता है। ज्यादातर वी ट्विन इंजनों में दोनों कनेक्टिंग रॉड्स के लिए एक ही क्रैंक पिन होता है। कनेक्टिंग रॉड्स एक दूसरे के सापेक्ष ऑफसेट में हो सकते हैं, इसलिए सिलेंडरों का ऑफसेट भी दृश्य रूप से स्पष्ट होगा। वे फोर्क या ब्लेड टाइप भी हो सकते हैं, जिससे ऑफसेट नहीं होता और क्रैंकशाफ्ट पर ट्विस्टिंग फोर्स से बचा जा सकता है। बिना ऑफसेट कनेक्टिंग रॉड्स वाले इंजनों में हार्ले डेविडसन प्रमुख उदाहरण है। ऐसे इंजनों के बहुत छोटे हिस्से में ही क्रैंक पिन ऑफसेट होता है। उदाहरण के लिए मोटो गुजी बी चिलिंड्रिका 500 में यह 180 डिग्री था। होंडा शैडो 750 1983 मॉडल में कनेक्टिंग रॉड जर्नल का ऑफसेट 75 डिग्री था। अमेरिकी बाजार के मॉडल में ये 45 डिग्री था। ऐसी ही कहानी सुजुकी VX 800 और इंट्रूडर 750 मॉडल के साथ भी थी। थोड़ा आगे बढ़कर मैं समझा देता हूँ। क्रैंकशाफ्ट की जर्नल एंगल को 75 डिग्री से 45 डिग्री पर बदलने से इंजन के काम करने का तरीका बदल जाता था, जिससे ये थोड़ा ज्यादा जोशीला हो जाता था और एग्जॉस्ट की आवाज भी ज्यादा करिश्माई हो जाती थी। अब जब वो के सिद्धांत याद हैं, तो हम कहानी शुरू कर सकते हैं। 19वीं सदी के अंत तक बहु सिलेंडर इंजन बनाने की जरूरी शर्तें मौजूद थीं। आंतरिक दहन इंजन बन चुका था, अब इसे और शक्तिशाली बनाने पर काम हो रहा था। शुरुआत में आंतरिक दहन इंजन एक सिलेंडर वाले थे, लेकिन जल्द ही उनकी शक्ति बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। इंजीनियरों और डिजाइनरों ने समझा कि एक या अधिक सिलेंडर जोड़ने से मोटर की शक्ति मामूली वजन बढ़ने पर भी बढ़ाई जा सकती है, और वी ट्विन इन शोधों का एकदम तार्किक परिणाम बन गया। एक सिलेंडर वाले इंजन में एक और सिलेंडर एक खास कोण पर जोड़ा गया, जो कि बेहतर डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से तय किया गया था। कॉम्पैक्टनेस के लिए सिलेंडरों को ज्यादा घुमाना जरूरी नहीं था, बस उनके बीच इनटेक ट्रैक्ट
कार्ब्यूरेटर या एग्जॉस्ट ट्रैक्ट के लिए जगह बनाना काफी था। सिलेंडरों के बीच कोण तय करने के लिए एक और जरूरी शर्त ये थी कि पिस्टन की स्कर्ट्स बॉटम डेड सेंटर के पास आपस में टकराए नहीं। एक सिंगल सिलेंडर इंजन से वी आकार का इंजन बनाना एक आसान काम साबित हुआ। इंजन के क्रैंक केस में दूसरे सिलेंडर की विंडो काटनी थी, क्रैंक शाफ्ट पर एक और कनेक्टिंग रॉड लगानी थी और वॉल्व टाइमिंग और इग्निशन सिस्टम के समय का ध्यान रखना था। पहले वी ट्विन पेटेंट्स 1880 के हैं। अधिकांश स्रोतों के अनुसार पहला काम करने वाला V2 आंतरिक दहन इंजन बनाने का श्रेय गॉटलिब डाइमलर को जाता है। यह 17 डिग्री ट्विन 1889 में बनाया और परीक्षण किया गया था। इसके सिलेंडरों का व्यास 60 मिलीमीटर था और पिस्टन की स्ट्रोक 100 मिलीमीटर थी। सरल गणना से हमें 565.5 घन सेंटीमीटर का कार्यकारी आयतन मिलता है। इंजन 600 आरपीएम पर 1.5 हॉर्स पावर की ताकत देने में सक्षम था। गोटलिब ने इस मोटर का उपयोग नाव और डेमलर स्टालराड वैगन कार में किया, जिसे उन्होंने विल्हेल्म मायबाच के साथ बनाया। अक्सर इंजीनियर लगभग एक समय पर मिलते जुलते आविष्कार करते हैं। कई बार वे एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं। 19वीं सदी के अंत में वी आकार इंजन पर कई दिलचस्प डिजाइन सामने आए। इनमें से पहला है ये ट्राइसाइकिल, जिसे जॉर्ज लॉन्ग ने 1880 में केवल एक ही मॉडल के रूप में बनाया था। यह 3 पहियों वाली स्वचालित गाड़ी 90 डिग्री वी आकार के स्टीम इंजन से लैस थी। ट्राइसाइकिल की डिजाइन को लॉन्ग में कुछ समय बाद लगभग 1883 में पेटेंट कराया था और थोड़े समय के उपयोग के बाद इस मशीन को खोल दिया गया था। 1946 में जॉन बैटमैन नामक व्यक्ति ने 96 वर्षीय लॉन्ग को ढूंढ निकाला और उनकी मदद से इस मशीन को फिर से जोड़ा, जो आज भी स्मिथसोनियन संस्थान में प्रदर्शित है। एक और दिलचस्प आविष्कार था स्कॉट डुगॉल क्लर्क का इंजन, जिसे उन्होंने 1881 में पेटेंट कराया था और ये एक ऐसा 2 स्ट्रोक इंजन था। और भले ही पहली नजर में यह वी आकार की बनावट दिखती है, लेकिन दूसरा सिलेंडर सुपरचार्जर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि कई इंजीनियरों जैसे निकोलस ओटो ने सुपरचार्जिंग सिलेंडर संरचना को सफल बनाने की कोशिश की थी। इंजन निर्माण क्षेत्र में काम बहुत तेजी से हो रहा था और अगर 1889 में गॉटलिब डाइमलर नहीं होते तो कोई और भी लगभग इसी समय वी ट्विन की अवधारणा पेश कर देता। पहले ही 1890 में डाइमलर की तकनीकों पर इंजन बनाने का लाइसेंस फ्रांस की कंपनी पानार लेवासोर ने खरीद लिया था। इस साल एमिल लेवासोर और लुई पनार ने V2 इंजन वाली पहली कार का प्रोटोटाइप पेश किया। इस तरह का इंजन क्रांतिकारी था। बेहतर संतुलन के कारण इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन से कम वाइब्रेशन था, ज्यादा पावर देता था और उच्च आरपीएम तक चलता था। अगले 10 सालों में इसका सबसे प्रसिद्ध इस्तेमाल मोटरसाइकिल में होने का समय आएगा और वी ट्विन्स की लोकप्रियता आसमान छूने लगेगी। डाइमलर के डिजाइन वाले पेट्रोल वी ट्विन के आने के 10 सालों में इस इंजन में काफी विकास हुआ और अब इसे 2 पहिया वाहनों में इस्तेमाल करने का समय आ गया था। यह जानना आसान नहीं कि मोटरसाइकिल में सबसे पहले वी ट्विन इंजन किसने लगाया। 1902 में वी ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिलें तेजी से सामने आईं, जैसे बारिश के बाद मशरूम उगते हैं। ये साबित करना लगभग नामुमकिन है कि यही सबसे पहला था और बाकी दूसरे या तीसरे थे। तो चलिए हम पूरी तस्वीर को समग्र रूप से देखते हैं। तो 19वीं और 20वीं सदी की दहलीज यानी 1899 से 1901 का समय। इस अवधि में फ्रांसीसी आविष्कारक क्लेमो अदेर, जो विमानन और टेलीफोन संचार के अग्रणी थे, एक हल्का 90 डिग्री का 4 स्ट्रोक वी आकार का इंजन विकसित करते हैं और उसका पेटेंट कराते हैं। क्लेमो ने इस मोटर का उपयोग विमानन में करने की योजना बनाई थी। अदेर के कार्यों के बारे में प्यूतो शहर के एमिल रोबियोन को पता था। एमिल ने 1900 से 1901 के दौरान मोटरसाइकिल की एक अवधारणा विकसित की, जो बाद में मोटोकॉर्डन ब्रांड के तहत बिकी। 1902 में अदेर का 90 डिग्री लीटर ट्विन इंजन मोटरसाइकिल के फ्रेम में लंबाई की दिशा में लगाया गया था। नाम का दूसरा हिस्सा टॉर्क ट्रांसफर के तरीके को दर्शाता है। कुछ जानकारियों के मुताबिक यह मोटरसाइकिल 1903 में ही सीरियल प्रोडक्शन में गई थी। संभवतः
यह मानव इतिहास की पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें कार्डन शाफ्ट था। अब आप जानते हैं कि मोटो गुजी या प्योत्र मोजारोव ने इज 1 और इज 2 में फ्रेम में वी ट्विन को लंबाई की दिशा में लगाने का विचार सबसे पहले नहीं किया था। दूसरी मशीन, जिसे भी पहले होने का दावेदार माना जाता है, ब्रिटेन में बनी थी। मोटरसाइकिल निर्माण की शुरुआत में नॉर्थहैम्पटन में प्रिंसेप्स ऑटो नामक कंपनी थी। प्रिंसेप्स मोटरसाइकिलें जॉन हटन बनाते थे, जो पनार और मर्सिडीज तकनीक के एजेंट थे। सन 1902 से 1905 के बीच। अब इस निर्माता का नाम भुला दिया गया है। 1902 में प्रिंसेप्स की मॉडल रेंज में 2 सिलेंडर वाला वी आकार इंजन और 4 हॉर्स पावर वाली मोटरसाइकिल जोड़ी गई। इंजन की कार्य क्षमता 422 घन सेंटीमीटर थी। 3 सितंबर 1902 के द मोटरसाइकिलिंग पत्रिका ने 2 सिलेंडर वाले प्रिंसेप्स की काफी तारीफ की थी, जिसमें इंजन की कम वाइब्रेशन, स्मूथ चलने और अच्छी ताकत की सराहना की गई थी। पत्रकारों ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी मोटरसाइकिल चलाना एक सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल चलाने से जरा भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह शुरुआती वी ट्विन मोटरसाइकिलों में लॉरेन क्लेमेंट थी, जिसे वात्स्लाव लॉरेन और क्लेमेंट ने बोहेमिया में बनाई थी। अब ये चेक गणराज्य है, तब ये ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य था। इस तकनीक की शुरुआत 1902 और 1903 के बीच हुई थी। यह एक और फ्रांसीसी मोटरसाइकिल है, ब्रांड झेंटिल, जो 1902 की है। सिर्फ अगले साल 1903 में जर्मन कंपनी NSU मोटर एंड वर्के ने अपना पहला मोटरसाइकिल स्विस 3 हॉर्स पावर वी ट्विन इंजन के साथ बनाया। इस साल बर्मिंघम में चार्ल्स गेरार्ड ने 3 हॉर्स पावर वाले संकीर्ण कोण के वी ट्विन इंजन वाली क्लीमन गेरार्ड मोटरसाइकिल बनाई। अनुमानतः क्लीमन गेरार्ड के सिलेंडरों का कोण 30 डिग्री था। उसी साल दूसरे स्रोतों के मुताबिक 1904 में यूनाइटेड किंगडम में एक्लिप्स मोटर एंड साइकिल कंपनी ने XL ऑल मॉडल पेश किया, जिसमें 90 डिग्री वी आकार इंजन और 5 हॉर्स पावर थी। एक्लिप्स मोटरसाइकिल को तकनीक का चमत्कार कहा गया था। ब्रोशर में दावा था कि यह सबसे शक्तिशाली दोपहिया वाहन है जो ट्रेलर खींच सकता है और 80 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। और तो और, इंजन के किसी भी सिलेंडर को अलग से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे दूसरा सिलेंडर ठंडा हो सके या दोनों को एक साथ जोड़कर अधिकतम ताकत हासिल की जा सके। साथ ही 1903 ब्रिटिश मोटरसाइकिल आयरिस के लिए डेब्यू साल भी था। कंपनी डेडियन ब्यूटन ने ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल पेश किया और फ्रांसीसी मोटरसाइकिल ग्रिफॉन ने भी डेब्यू किया। वी ट्विन मोटरसाइकिल प्रोटोटाइप्स आने के कुछ साल बाद हर प्रमुख यूरोपीय निर्माता अपने ग्राहकों को वी ट्विन तकनीक वाली बाइक देने की कोशिश कर रहा था। यहां उदाहरण के लिए 1904 की फ्रांसीसी मशीन जीवो दां है और यहां जर्मन इंजन फाफ निर है, जिसे अपनी मशीनों के लिए लगभग 20 मोटो कंपनियों ने खरीदा था। और यहां बेल्जियन मोटरसाइकिल मिनर्वा है और इसी तरह आगे। उस दौर में जब कई कंपनियां और वर्कशॉप्स मोटर चालित दोपहिया बनाने की कोशिश कर रही थीं, मोटरसाइकिल मॉडलों की सूची काफी लंबी हो सकती थी। बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं नहीं करूंगा। मुख्य बात यह है कि हमने समझा कि तब वी ट्विन इंजन बहुत प्रगतिशील था और मोटरसाइकिल की अवधारणा में फिट बैठता था। इसी वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में इस इंजन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। समुद्र पार अमेरिका में पहला वी ट्विन इंजन वाला मोटरसाइकिल 1903 में आया था। नहीं, यह हार्ले डेविडसन या इंडियन नहीं था। क्या आप तस्वीर में इस शानदार सज्जन को देख रहे हैं? ये ग्लेन हैमंड कर्टिस हैं। कर्टिस को अमेरिकी विमानन के संस्थापक के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उस दौर के कई अन्य विमान चालकों की तरह वो एक मोटरसाइकिल चालक और साहसी भी थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें हेल रेसर उपनाम यूं ही मिल गया। 1899 में ही कर्टिस ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई थी। उनके ब्रांड का नाम हरक्यूलिस था। 2 साल बाद ही ग्लेन खुद इंजन बनाने लगे थे और उनके उत्पाद प्रतियोगियों से काफी बेहतर थीं। कर्टिस पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने पूरे इंजन में बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल किया, जिससे उन शाफ्ट्स की तुलना में आंतरिक घर्षण कम हो गया, जो सीधे खराब लुब्रिकेशन वाली कास्टिंग्स में घूमते थे। वो दावा करते थे कि उनके इंजन सभी उपलब्ध मोटरसाइकिलों में सबसे ज्यादा पावर पैदा करते हैं और वो इसे रेसिंग ट्रैकों पर खुशी-खुशी साबित भी करते थे। 1903 में ग्लेन ने 5 हॉर्स पावर वी ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिल बनाई,
जिसे मई में न्यूयॉर्क के रिवरडेल हिल क्लाइंब मोटो क्लब में पहली बार दिखाया गया। कर्टिस ने 20 प्रतिभागियों में पहला स्थान पाया और वहां से सीधे योंकर्स गए। ग्लेन ने एम्पायर सिटी रेस ट्रैक पर एक और 5 मील की दौड़ें जीती। इस तरह उन्होंने पिछले साल की दौड़ों के खराब नतीजों की भरपाई कर दी। कर्टिस के ट्विन इंजन की विशेषताएं ये थीं। इंजन क्षमता 695 घन सेंटीमीटर, अधिकतम शक्ति 5 हॉर्स पावर, 2000 आरपीएम पर। सिलेंडरों के बीच का कोण 50 डिग्री था। वैसे कुछ समय बाद 1907 में यह तूफानी रेसर 4 और 4 लीटर के V8 इंजन को असल में एक साइकिल की फ्रेम में लगाएंगे और 219.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाएंगे। वॉर्मन बीच पर दुनिया के सबसे तेज इंसान बन गए। लेकिन ये एक अलग कहानी है। वैसे यहां ग्लेन कर्टिस के रिकॉर्ड की कहानी के लिए एक संकेत आ गया है। ग्लेन का V-ट्विन तुरंत ही उद्योग का केंद्र बिंदु बन गया। अन्य अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कर्टिस की रेसिंग और रिकॉर्ड उपलब्धियां देखकर उसकी सफलता दोहराना चाहते थे। कुछ महीनों बाद कर्टिस की शुरुआत के बाद ओरिएंट कंपनी का V-ट्विन बनाया गया, लेकिन कर्टिस के पास कहीं ज्यादा बेहतर विशेषताएं थीं। इसके बाद इंडियन कंपनी में हलचल मच गई। ऑस्कर हेडस्ट्रॉम कंपनी के सहमालिक कर्टिस और उसकी मोटरसाइकिल से मिले। ये बात 1903 की है और ऑस्कर का आत्मसम्मान आहत हो गया था। उसने तय किया कि वो भी ऐसी ही तकनीक बनाएगा जिसमें इंजन की बनावट और खूबियां दोनों ही कर्टिस जैसी होंगी। रेसिंग इंडियन, जिसमें V टाइप इंजन फ्रेम में लगा था, 1904 की गर्मियों तक तैयार हो गया था और जनता के सामने ये मोटरसाइकिल पहली बार 5 अगस्त 1904 को न्यूपोर्ट बीच, रोड आइलैंड में रेस के दौरान पेश किया गया। इंडियन की सिंगल सिलेंडर मॉडल पर ध्यान दें। शुरू में एकमात्र सिलेंडर फ्रेम का भार वहन करने वाला हिस्सा ही रहा और दूसरा सिलेंडर क्रैंक केस से 42 डिग्री के कोण पर जोड़ा गया। इंडियन इस स्कोर को 1940 के दशक के अंत तक बनाए रखेगी, जब समस्याएं शुरू होंगी और वो ढलान पर चली जाएगी। आधुनिक इंडियन पर मैं बाद में बोलूंगा। कुछ साल इंडियन का ट्विन सिर्फ रेसों में उतरता था। 1906 में कंपनी ने इस मॉडल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर इसे स्पोर्ट्स मॉडल के रूप में पेश किया। शुरुआत में इंडियन V-ट्विन की क्षमता 633 घन सेंटीमीटर था, लेकिन 1909 में ही हैंडी और हेडस्ट्रॉम, जो कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने नया क्षमता का मानक सेट किया, 988 घन सेंटीमीटर। अब प्रतियोगी भी उनका अनुसरण करेंगे। वैसे ऐसा लग सकता है कि ग्लेन कर्टिस कहीं गायब हो गया है। सही है, उसने अमेरिकी महाद्वीप में V-ट्विन को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया। दशक के अंत तक उसने अपनी पूंजी और ध्यान विमान निर्माण में लगा दिया और मोटरसाइकिलें छोड़ दी थीं। और अमेरिकी मोटरसाइकिल उद्योग की दिग्गज कंपनी हार्ले डेविडसन का क्या हाल था? वह भी हालात वैसे ही थे जैसे बाकी निर्माताओं के साथ थे। विलियम हार्ले और डेविडसन भाइयों ने 2 सिलेंडर इंजन की संभावनाएं देखीं और थोड़े समय तक सिंगल सिलेंडर मशीनें बनाने के बाद वे V-ट्विन के विकास में लग गए। फरवरी 1907 में शिकागो ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी में पहली बार हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को V-ट्विन इंजन के साथ दिखाया गया, जिसकी क्षमता 880 घन सेंटीमीटर थी और ताकत लगभग 7 हॉर्स पावर थी। पहले वाला सिंगल सिलेंडर इंजन 440 सीसी था और इसमें इंडियन की पहली ट्विन मोटरसाइकिल की तरह इंजन क्षमता दोगुनी की गई थी। ये हार्ले डेविडसन पुराने सिंगल सिलेंडर मॉडल से लगभग दोगुना ताकतवर थे और इनकी टॉप स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1908 और 1909 के बीच वाहनों की बिक्री 450 से बढ़कर 1149 हो गई थी। गौर करने वाली बात है कि हार्ले का पहला ट्विन इंजन कई समस्याओं से जूझ रहा था और अच्छा नहीं था। इसी वजह से यह इंजन सीरियल प्रोडक्शन में सिर्फ 1909 से 1911 तक ही रहा। 1911 में फ्लैट हेड इंजन पेश किया गया, जो 1929 तक बना रहा। 20वीं सदी के पहले तीसरे हिस्से में V-ट्विन्स ने कई रेसों में जीत हासिल की। आइल ऑफ मैन पर टूरिस्ट ट्रॉफी के पहले विजेता सीनियर क्लास में 1907 की पहली रेस में नॉर्टन मोटरसाइकिल, जिसमें प्यूजो इंजन था। टूरिस्ट ट्रॉफी में पहला गैर ब्रिटिश विजेता 1911 में इंडियन मोटरसाइकिल, जिसे ओलिवर गॉडफ्री चला रहे थे। जेनिथ मोटरसाइकिल की स्पीड रिकॉर्ड 1930 में 150 मील प्रति घंटा और शानदार
वी ट्विन जेएपी इंजन वगैरह। तीसरे दशक की दूसरी छमाही में वी इंजन को इनलाइन ट्विन और थोड़े बाद इनलाइन 4 ने टक्कर दी। अब हम सदी की शुरुआत में ब्रिटेन चलते हैं। भविष्य में प्रतिष्ठित वी ट्विन निर्माता जैप की स्थापना वहीं हुई थी। यह कंपनी के मालिक और डिजाइनर जॉन एल्फ्रेड प्रेस्टविच के नाम का संक्षिप्त रूप है। जॉनी ने अपना पहला इंजन 1901 में डिजाइन और तैयार किया था। प्रेस्टविच, जैसे कि कई अन्य इंजन और मोटरसाइकिल निर्माण के अग्रणी, वी आकार के इंजनों में संभावनाएं देख रहे थे, जो उस समय मोटरसाइकिलों में आना शुरू हो गए थे। 1906 में पहला वी ट्विन जेएपी इंजन आया, जो मानव इतिहास का पहला ओवरहेड वॉल्व वी ट्विन इंजन था। जॉन एल्फ्रेड प्रेस्टविच ने ब्रिटिश और वैश्विक मोटरसाइकिल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मोटरसाइकिलों की डिजाइनिंग व निर्माण में रुचि ली। हालांकि 1908 में ही उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया और पूरी तरह से इंजन निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जैप इंजन बेहतरीन थे, हल्के, भरोसेमंद और बेहद शक्तिशाली। उन्होंने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इन्हें कम से कम 74 ब्रांड्स के मोटरसाइकिल फ्रेम्स में लगाया जाता था, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य। ये इंजन बेहतरीन ब्राव सुपीरियर मोटरसाइकिलें चलाते थे और इनकी कृति का शिखर 1.7 लीटर के सुपरचार्ज्ड ट्विन इंजन थे, जो लगभग 80 हॉर्स पावर की ताकत देते थे। ये इंजन जेनिथ, ओयूसी और ब्राव सुपीरियर मोटरसाइकिलों में 20 के दशक के उत्तरार्ध और 30 के दशक की शुरुआत में स्पीड रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ। ये मशीन करीब 240 से 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। डेस्मोड्रोमिक वॉल्व सिस्टम डुकाटी इंजनों की खासियत है, लेकिन पहली बार ये डुकाटी में नहीं बना था। जैप ने डेस्मोड्रोमिक वॉल्व की डिजाइन का पेटेंट 1923 में कराया था। यह सिस्टम सबसे पहले प्रेस्टविच ने नहीं बनाई थी। इसके जनक ब्रिटिश फ्रैंक हैथफील्ड अर्नाट थे। फ्रैंक हैथफील्ड अर्नाट ने 1910 में वॉल्व टाइमिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए डेस्मोड्रोमिक सिस्टम की कल्पना की थी। यह स्वाभाविक सवाल है कि सोवियत संघ में वी ट्विन इंजनों की क्या स्थिति थी। सोवियत मोटरसाइकिलों में ये इंजन लेआउट आम नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे थे ही नहीं। सोवियत संघ में पहला वी ट्विन इंजन मोटरसाइकिल ऑटोदर और प्योत्र व्लादिमीरोविच मोझारोव के नेतृत्व में इंजीनियरों की पहल पर बना था। प्रारंभ में 1927 में मोझारोव और एक अन्य इंजीनियर आदामोविच मोटरसाइकिल निर्माण का अनुभव प्राप्त करने के लिए जर्मनी गए थे। आइज मोटरसाइकिल के पहले 5 प्रोटोटाइप सितंबर 1929 में प्रस्तुत किए गए थे। आइज 1 और आइज 2 को 1200 सीसी के लॉन्जिट्यूडिनल वी आकार के इंजन से लैस किया गया था, जिसकी शक्ति 24 हॉर्स पावर थी। आइज 2 को ज्यादा ऑफ-रोड परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। इसके इंजन में बेहतर कूलिंग के लिए फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम था और साथ ही साइडकार के पहिए को भी ड्राइव मिलता था। आइज 1 और आइज 2 का चेसिस BMW मोटरसाइकिलों से प्रेरित था। मोज़ारोव ने BMW का इंजन लेआउट नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें साइड में निकले सिलेंडर उपयुक्त नहीं लगे। इसी वजह से एक वी आकार का लॉन्गिट्यूडिनल ट्विन इंजन विकसित किया गया। पहले आइज मोटरसाइकिलों में से एक और प्रोटोटाइप भी वी ट्विन इंजन से लैस था। यह मॉडल 3 था, जिसमें जर्मन कंपनी वॉन्डरर का 750 सीसी का इंजन लगा था। इन सभी मोटरसाइकिलों ने सितंबर-अक्टूबर 1929 में हुए दूसरे अखिल रूसी मोटर रैली में हिस्सा लिया था। इन मशीनों ने रैली का पूरा रास्ता और इजेव्स्क से मॉस्को तक और वापस का सफर सफलतापूर्वक तय किया, कुल मिलाकर लगभग 3300 किलोमीटर। हालांकि ये पांचों मोटरसाइकिल मॉडल सिर्फ प्रोटोटाइप रहे। इनका उत्पादन इजमाश में नहीं हुआ। वी ट्विन का उत्पादन शुरू करने की एक और कोशिश नाती A750 का प्रोटोटाइप था और कुछ समय बाद PMZ A750 नाम की सीरियल उत्पादन वाली मोटरसाइकिल आई। इस मशीन के निर्माण में प्योत्र मोज़ारोव सीधे जुड़े थे। 5 अक्टूबर 1931 के VSNH के आदेश से सोवियत संघ में रेड आर्मी के लिए मोटरसाइकिलों के उत्पादन का फैसला लिया गया। BMW मोटरसाइकिल को चेसिस के डिजाइन के प्रोटोटाइप के रूप में चुना गया था। 21 लीटर फ्यूल टैंक के भीतर स्टैम्प्ड प्रोफाइलों से बनी डुप्लेक्स फ्रेम लगाई गई थी, जो उस समय नवाचार था और आगे की स्प्रिंग फोर्क के साथ काम करता था। इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन का वी आकार साइड वॉल्व 750 सीसी मॉडल चुना गया। नाती A750 के प्रोटोटाइप 1933 तक बनकर परीक्षण में सफल रहे और सीरियल उत्पादन के लिए चुने गए। 1934 में इसका उत्पादन
पोडोल्स्क मैकेनिकल फैक्ट्री में शुरू किया गया था। ये सोवियत संघ की पहली बड़े पैमाने पर निर्मित भारी मोटरसाइकिल थी। 1939 तक 4,636 यूनिट बनाए गए थे। वास्तविक उपयोग में PMZ A750 की विश्वसनीयता कम साबित हुई। इग्निशन एडवांस रेगुलेटर की दिक्कत के कारण लोग PMZ को मजाक में पोप्रोबुई मैन्या जावेडी यानी कोशिश करो मुझे स्टार्ट करो कहते थे। इसके अलावा 40-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर आगे के पहिए में बढ़ते हुए वाइब्रेशन हो सकते थे। 1939 में यह मोटरसाइकिल लाल सेना की सेवा से और उत्पादन से हटा दी गई थी। इस साल के बाद घरेलू मोटरसाइकिलों में V-twin इंजन नहीं देखे गए। कुल मिलाकर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 20वीं सदी के मध्य के करीब आते आते इस आर्किटेक्चर के इंजन का रेसिंग और रिकॉर्ड दौड़ों में दबदबा कम हो गया था। अब जिम्मेदारी इनलाइन 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन V4 और विभिन्न विन्यासों वाले तेज 2 स्ट्रोक जैसे प्रगतिशील डिजाइन इंजनों पर आ गई। एक तथ्य, 2 सिलेंडर वाला V आकार इंजन सिर्फ 4 स्ट्रोक वर्जन में ही आता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में अलग अलग क्रैंककेस चैम्बर की जरूरत होती है, जिससे क्रैंक पिनों को एक दूसरे के करीब रखना मुमकिन नहीं होता और इसी वजह से 2 सिलेंडर वाले V आकार इंजन की बनावट का फायदा बेकार हो जाता है। हर नियम में अपवाद होते हैं। V-twins में ब्रिटिश मोटरसाइकिल लैंगन 250 2023 इसका उदाहरण है, जिसमें 2 स्ट्रोक इंजन है। इस मोटरसाइकिल के इंजन के इंजीनियरों ने क्रैंक चेंबरों को अलग करने में कामयाबी हासिल की, साथ ही L-twin की बनावट भी बरकरार रखी। Твина. हालांकि V-twin अब प्रदर्शन के लिहाज से सबसे उन्नत इंजन नहीं है, फिर भी कई क्षेत्रों में इसकी मजबूत जगह है। क्रूजर मोटरसाइकिलों में ज्यादातर इसी इंजन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यही परंपरा रही है। हार्ले डेविडसन और इंडियन ने अमेरिकी मोटरसाइकिल का मानक तय किया, बाकी ने वही छवि अपनाई। मोटो गुजी, जिनका मजबूत इतिहास है, ने 1967 में अनुदैर्ध्य ट्विन इंजन अपनाया और आज तक उसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे डुकाटी के लोग 90 डिग्री ट्विन इंजन के प्रति वफादार हैं कि TM की टूर एंड्यूरो, मोटार्ड और स्ट्रीट बाइकें V आकार इंजन इस्तेमाल करती हैं, पर अब इनलाइन ट्विन इंजन की ओर झुकाव बढ़ा है। साथ ही जापान से आई कई V-twin बाइकों में क्रूजर के अलावा रोड, टूरर और स्पोर्ट्स बाइक्स भी शामिल हैं। प्यारे दर्शकों, इन 20 मिनटों या जितनी देर से भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने स्वाभाविक रूप से V-twin इंजन वाले मोटरसाइकिलों का सिर्फ एक बहुत ही छोटा हिस्सा ही देखा है, जबकि इस तरह की बनावट वाले इंजन कुछ कारों में भी लगाए गए थे। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं इस पर अलग से कुछ शब्द जरूर कहूंगा। मुख्य बात यह रही कि हमने देखा V-twin कब और कैसे बना, किन निर्माताओं ने शुरुआत की और बाद में कौन बाजार के नेता बने। मैं सुझाव देता हूं कि अब इंजन को सिलेंडरों के बीच एंगल बढ़ने के संदर्भ में देखें। इस पर काम करते हुए मैं लगातार सोच रहा था कि V-twin इंजनों में सिलेंडर के कोण में 40 से 90 डिग्री तक इतना फर्क क्यों होता है। इंजीनियर और डिजाइनर सिर्फ 2-3 सबसे उपयुक्त मानों पर क्यों नहीं रुके। एक ही तरह के इंजन में इतनी विविधता क्यों है, और ढेर सारी सामग्री में खोजबीन करते हुए और साथ ही वीडियो की एडिटिंग करते हुए मुझे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा लेख मिला, जिसमें कुछ पैराग्राफों में ही सारी बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी गईं। V-twin के आम क्रैंकशाफ्ट डिजाइन में एक ही क्रैंक पिन दोनों कनेक्टिंग रॉड्स के लिए होता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट मजबूत और कॉम्पैक्ट बनता है। V-twin इंजन बनाते वक्त सबसे बड़ी समस्या थी कि पिस्टन की स्कर्ट्स लगभग बॉटम डेड सेंटर पर टकरा जाती थीं। जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआती आंतरिक दहन इंजनों में सिलेंडर का व्यास पिस्टन स्ट्रोक से काफी छोटा होता था। यही शर्त गॉटलिब डाइमलर को 17 डिग्री का ट्विन बनाने की अनुमति देती थी। जब मोटरसाइकिलों में V-twin का चलन शुरू हुआ, ये सभी कोण 42, 45, 47, 50 और इसी तरह के डिग्री CPG के आकार और इस शर्त से तय किए गए थे कि पिस्टन की स्कर्ट्स आपस में नहीं टकराएं, साथ ही इंजन की कॉम्पैक्टनेस से भी। तब V-twin इंजन आमतौर पर पहले से बने सिंगल सिलेंडर मोटर पर आधारित होते थे, वही हार्ले डेविडसन और इसी तरह के अन्य ब्रांड। Harley Davidson и так далее. दूसरी बात,
ट्विन इंजन को सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल की फ्रेम में कम बदलाव के साथ लगाना वांछनीय था। ये सीधा सीधा सस्ता पड़ता है। वी ट्विन इंजन, जिसमें अलग क्रैंक पिन होते हैं, का उपयोग करने वाली मोटरसाइकिलें बहुत कम हैं। जैसे रेसिंग मोटो गुज्जी बाइसिलेंड्रिका, जिसने 1933 में डेब्यू किया, और साथ ही जापानी ब्रांड होंडा और सुजुकी ने भी 80 के दशक में अलग अलग क्रैंक पिन वाले वी आकार के ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ प्रयोग किया था। होंडा 650 हॉक शैडो, सुजुकी इंट्रूडर, VX 800। इसका विचार यह था, अलग अलग क्रैंक पिन प्रथम क्रम के कंपन में संतुलन प्रदान करते हैं, बशर्ते कि क्रैंक पिन का ऑफसेट एंगल और सिलेंडरों के बीच का दुगना कोण मिलाकर 180 डिग्री हो। गुज्जी के विपरीत इन इंजनों में क्रैंकशाफ्ट पर सेंट्रल बियरिंग नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्रैंक पिन क्रैंक के सेंटर में एक पतली डिस्क से जुड़े थे। निर्धारित इंजन आरपीएम पर सब ठीक था, लेकिन रेसिंग के लिए इंजनों में बदलाव करने पर क्रैंकशाफ्ट की उम्र घट गई। बाद में यह डिजाइन छोड़ दी गई। सीपीजी के आयामों का सिलेंडरों के बीच के कोण पर असर देखकर समझ आता है कि हाई परफॉर्मेंस वी ट्विन के लिए बड़े डायामीटर के सिलेंडर जरूरी हैं। यह वॉल्व का आकार व संख्या बढ़ाने की सुविधा देगा, जिससे सिलेंडर बेहतर ढंग से भरेंगे। और एक हाई रेविंग स्पोर्ट्स इंजन बनाने के लिए हमें पिस्टन की शॉर्ट स्ट्रोक की जरूरत होगी। ऐसे इंजनों में सिलेंडर का एंगल भी बड़ा होगा। यह सब कुख्यात पिस्टन स्कर्ट्स के टकराव के कारण होता है। स्पोर्टी वी ट्विन इंजनों को देखें, इनके सिलेंडरों का एंगल 60 से 90 डिग्री के बीच होता है। Aprilia RSV 1000, रेसिंग अप्रिलिया RSV मिलने का एंगल 60 डिग्री है, KTM का 75 और डुकाटी का 90 डिग्री। वी ट्विन इंजनों में केवल 90 डिग्री एल ट्विन पहले ऑर्डर वाइब्रेशन में बैलेंस्ड होता है, बाकी या तो रेयर क्रैंक पिन शिफ्टिंग या बैलेंसिंग शाफ्ट से बैलेंस होते हैं। ये आजकल आम तकनीक है। आइए एंगल्स पर चर्चा करें। इस परेड की शुरुआत एक दुर्लभ और अनोखी मशीन से होती है। यह ब्रिटिश मोटरसाइकिल मैचलैस सिल्वर एरो है, जिसमें 18 डिग्री का वी ट्विन इंजन है। यह मशीन ब्रिटेन की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक में बनी थी और इसके विकास पर कंपनी के मालिकों में से एक ने काम किया था। इंजीनियर और आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी के 2 बार विजेता चार्ल्स रिचर्ड कोलियर। पहली नजर में लगता है सिल्वर एरो का इंजन इनलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं। इसकी डायग्राम देखिए। यह मोनोब्लॉक संरचना वाला वी आकार इंजन बनाने का दिलचस्प प्रयोग था। सिलेंडरों के बीच छोटा एंगल होने की वजह से एक ही सिलेंडर हेड का इस्तेमाल किया जा सका और खुद सिलेंडर भी एक ही हिस्से में ढाले गए थे। 18 डिग्री का कोण और कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रखता था। यह डिजाइन काफी हद तक उस तकनीकी समाधान जैसा है जिसे लैंचा ने अपनी शुरुआती विचारकारों में इस्तेमाल किया था। सिल्वर एरो ट्विन में 400 सीसी का इंजन था और इसकी अधिकतम शक्ति 16 हॉर्स पावर थी। इंजन लंबा स्ट्रोक वाला था, जिसमें सिलेंडर का व्यास 54 मिमी और स्ट्रोक 86 मिमी था। метров. ये मोटरसाइकिल 1929 से 1933 तक बनाई गई थी। यह मशीन काफी भड़कीली थी और इसका निर्माण महामंदी के दौर में हुआ था। इन हालात में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं था। 4 साल में 2000 से थोड़ा कम सिल्वर एरो बनी। अब हम 18 से सीधा 42 डिग्री पर पहुंचते हैं। जो एपिसोड ध्यान से सुन रहे थे उन्हें याद होगा कि 1904 में हेडस्ट्रॉम और हैंडी ने इस कोण को पसंद किया था, इंडियन कंपनी के सह संस्थापक। और उस साल से लेकर 50 के दशक की शुरुआत तक इंडियन के सभी वी ट्विन आर्मी मॉडल 841 को छोड़कर, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, सभी 42 डिग्री के कोण के प्रति वफादार थे। यह सब सीपीजी डायमेंशन के कारण था। इंडियन ने इसी पर रुकने का फैसला किया। असल में आधी सदी तक सब कुछ सभी को ठीक ही लगा। आगे 45 डिग्री का कोण आता है। ये सभी क्लासिक हार्ले डेविडसन मोटरें हैं जो 1907 के प्रोटोटाइप वी ट्विन से शुरू होकर आज तक चली आ रही हैं। ये हार्ले का पेटेंटेड एग्जॉस्ट साउंड भी है।
इसी कोड वाले जापानी क्रूजर मोटरसाइकिलों के कई इंजन भी हैं। उदाहरण के लिए होंडा VT 1100, सुजुकी VX 800, सुजुकी बुलेवार्ड C50। 47 डिग्री सिलेंडर एंगल के साथ विंसेंट रैपिड मॉडल ए मोटरसाइकिल आती थी। 1936 में फिल इरविंग और फिल विंसेंट ने 1000 सीसी V-twin इंजन की शक्तिशाली मोटरसाइकिलें बनाना शुरू किया और इसी तरह विंसेंट रैपिड मॉडल आई, जिसकी पहली पीढ़ी 1936 से 1939 तक बनी, यानी दूसरी विश्व युद्ध शुरू होने तक। हमेशा की तरह सिंगल सिलेंडर इंजन के मुख्य हिस्से आधार बने, तो मौजूदा सिलेंडर पिस्टन आकार के अनुसार 47 डिग्री एंगल चुना गया। मॉडल बी का विकास युद्ध में हुआ और इसका डेब्यू 1946 में युद्ध के बाद हुआ। इंजन को 50 डिग्री कोण पर दोबारा डिजाइन किया गया ताकि वह फ्रेम का लोड बेयरिंग हिस्सा बन सके। 50 डिग्री ट्विन इंजन तो कई हैं, लेकिन पहले 49 डिग्री का जिक्र करें, जो इंडियन थंडरस्ट्रक इंजनों की सीरीज में आता है। Indian Thunderstruck. ये इंजन 2013 में मशहूर अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी के पुनर्जीवन के तहत पेश किया गया था। थंडरस्ट्रक इंजन चीफ 10, रोड मास्टर और स्प्रिंगफील्ड मॉडलों में लगाया जाता है। अब 50 डिग्री V-twin इंजनों के बारे में आगे बताएंगे। विंसेंट रैपिड, बी, ब्लैक शैडो, ब्लैक प्रिंस के अलावा ये कोण वाला सिलेंडर इंजन BSA मॉडल E में भी लगा था। सन 1919 से 1924 तक ब्राव सुपीरियर SS 100, 1924 से 1936 मैचलेस, मॉडल X 1929-1940, कावासाकी वल्कन 1500 और साथ ही सभी विक्टोरी मोटरसाइकिलों पर भी। सज्जनों, मेरा पसंदीदा विक्टोरी विजन ये तो बस मेरा सपना है। 52 डिग्री होंडा शैडो 1997 से लेकर अब तक होंडा मोटरसाइकिल परिवार में ट्रांसल्प, डियाविल और NTV मॉडल हैं, जिनमें एक ही इंजन है। कावासाकी वल्कन 2000-2004 से 2010 के बीच। 54 डिग्री सुजुकी बुलेवार्ड C109R और उसका साथी M109R। 55 डिग्री कावासाकी वल्कन 750 1985 से 2006 तक और 2006 से लेकर आज तक उसका उत्तराधिकारी वल्कन 900 क्लासिक। 56.25 डिग्री। हाँ, आम आदमी के लिए समझ से बाहर सिलेंडरों के बीच का कोण S और SX वेज इंजन में होता है। Des X Wedge. आगे हमारे पास 60 डिग्री है। यह कॉम्पैक्टनेस और बैलेंस के बीच एक सुनहरा मध्य है। ऐसे सिलेंडर एंगल वाले इंजन को सिर्फ एक बैलेंसर शाफ्ट की जरूरत होती है। ऐसे V-twin इंजन यामाहा XWay 250, ड्रैग स्टार 250 और इंडियन की कई बाइक्स जैसे स्काउट, चैलेंजर, परस्यूट में मिलते हैं। Challenger и Push-It. साल 2001 में हार्ले डेविडसन V-Rod मॉडल में वे ज्यादा ताकतवर 60 डिग्री ट्विन इंजन अपनाया, जिसमें ब्रांड के लिए कई इनोवेशन किए गए थे। इसमें 4 वोल्व हेड्स, लिक्विड कूलिंग वगैरह शामिल थे। इंजन पोर्शे के प्रतिनिधियों के साथ विकसित हुआ था। V-Rod को हार्ले चलाने वालों के समुदाय ने कड़े विरोध के साथ लिया। उसे विरोडोक यानी विकृत उपनाम यूं ही नहीं मिला। ब्रांड के कट्टर प्रशंसकों के लिए इंजीनियरिंग का यह नमूना उन्हें पराया लगा। एंगल सही नहीं था, एयर कूलिंग भी नहीं थी। हालांकि नई तकनीकों का फायदा हुआ और 2021 में हार्ले का बिल्कुल नया 60 डिग्री V-twin, जिसका नाम रेवोल्यूशन मैक्स है, पेश किया गया। यह इंजन कंपनी की पहली टूर एंड्यूरो बाइक पैन अमेरिका में लगा है। 60 डिग्री इंजन S और स्प्यूट कंपनियों में भी बनते थे। Des и Spute. इसके अलावा इसी एंगल से स्पोर्ट्स बाइक्स भी शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए अप्रिलिया RSV मिली या रेसिंग हार्ले डेविडसन VR 1000। 70 डिग्री ये 1988 के सुजुकी RGV 250 इंजन हैं। सुजुकी RGV 250 1988 से 1998 तक। यामाहा विरागो 535 1987 से 2004 तक। यामाहा ड्रैगस्टार 650 1997 से अब तक। बहुत दिलचस्प है 72 डिग्री का कोड। इसी मान पर मोटो मारिनी कंपनी के इंजीनियर फ्रैंको लैम्बर्टिनी रुके थे। 70 के दशक की शुरुआत में वे 350 और 500 सीसी वर्ग में एक प्रतिस्पर्धी
दमदार सड़क उपयोग वाली मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे। शर्त यह थी कि इंजन हल्का हो और उसी क्रैंककेस पर आधी क्षमता के सिंगल इंजन भी बन सकें। फ्रैंको ने सिलेंडरों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प एंगल चुना। ज्योमेट्रिक रूप से 72 डिग्री का एंगल 5 सिलेंडर रेडियल इंजनों में हर सिलेंडर के बीच होता है। लाम्बर्टिनी ने यह नहीं बताया कि विमान इंजनों से प्रेरित थे या नहीं, बस कहा कि ऐसा इंजन बिना 90 डिग्री कोण तक पहुंचे भी संतुलित रहता है। फ्रांको ने हेरोन नामक दिलचस्प दहन कक्षों का उपयोग किया, जिनकी दक्षता शॉर्ट स्ट्रोक उच्च कंप्रेशन रेशियो वाले इंजनों में सबसे ज्यादा होती है। मोटो मारिनी 350 और 500 इस दिलचस्प वी ट्विन इंजन के साथ 1974 से 1989 तक बनाए गए थे। 1980 में मरीनी का 500 सीसी ट्विन इंजन कैमल 500 एंड्यूरो मॉडल में लगाया गया। एक और इंजीनियर जिसे 72 डिग्री का एंगल पसंद आया वो है एरिक ब्यूएल। एरिक अपने इंजनों और जिन मशीनों में वो लगाए जाते हैं उनकी अधिकतम प्रदर्शन हासिल करते हैं। एरिक ब्यूएल रेसिंग 1190 RR, जिसकी पीक पावर 185 हॉर्स पावर और टॉर्क 126 न्यूटन मीटर है, इसका एक उदाहरण है। 75 डिग्री। सबसे पहली चीज जो तुरंत याद आती है वो है लेजेंडरी KTM का V इंजन LC8, जो एडवेंचर, मोटार्ड SNC, नेकेड ड्यूक और रेसर RC8 में लगा है। इसके अलावा ह्यूसंग GT 250 2005 मॉडल, यामाहा विरागो 1981 से 2008 तक, यामाहा ड्रैग स्टार 401,100। 80 डिग्री। ऐसे इंजन के साथ जो फ्रेम में लंबाई की दिशा में लगा होता है, होंडा CX सीरीज के 1978 से 1983 तक के मोटरसाइकिल्स आते थे। ऐसा कोण रोटॉक्स 810, 660, 490 इंजनों में होता है। 87 डिग्री। V आकार के इंजन के लिए यह भी एक असामान्य कोण है। सोचिए ये कमाल किसने किया? फ्रांको लाम्बर्टिनी मोटो मारिनी से हैं। 2005 में कंपनी ने B अल्बेरा कोस्टा कोर्ता इंजन के साथ कोर्सारा 1200 मोटरसाइकिल पेश किया। Albera Costa Corta. फ्रांको ने 87 डिग्री पर रुकने का फैसला क्यों किया, जबकि एल ट्विन से सिर्फ 3 डिग्री कम था, ये साफ नहीं है। शायद वो ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता था जो डुकाटी जैसा हो। अब हम स्थिरता के द्वीप 90 डिग्री पर पहुंच गए हैं। वी ट्विन का एक खास मामला, जिसे एल ट्विन कहा जाता है, और आमतौर पर जब इस कॉन्फ़िगरेशन के इंजन की बात होती है तो सबसे पहले सबको डुकाटी ही याद आता है। डुकाटी ने एल ट्विन शब्द को लोकप्रिय किया। डुकाटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हल्की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों से शुरुआत की, जो उस समय इटली और यूरोप में लोकप्रिय थे। कंपनी डुकाटी की मुख्य उपलब्धियां डिजाइनर फाबियो टालियोनी के नाम से जुड़ी हुई हैं। 90 डिग्री ट्विन का एक सटीक जन्मदिन है, 20 मार्च 1970। ब्रिटिश इतिहासकार यान फेलोन बताते हैं कि टालियोनी ने वी ट्विन का पहला स्केच सर्दियों के आखिरी दिन बनाया था 1970 में। जल्द ही इंजन को धातु में ढाला गया और 71 में 750 GT मॉडल ने डेब्यू किया। टालियोनी ने व्यावहारिक और संतुलित इंजन की दिशा में कदम बढ़ाया। 50 साल तक ये इंजन और डेस्मोड्रोमिक वॉल्व सिस्टम डुकाटी की खासियत रहे। हालांकि दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती और पिछले कुछ वर्षों में इतालवी कंपनी ने अपने बड़े इंजनों में V4 कॉन्फ़िगरेशन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। मानना गलत है कि टालियोनी 90 डिग्री ट्विन इंजन का विचार लाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1902 में मोटरसाइकिल निर्माण की शुरुआत में ही एक फ्रांसीसी मोटोकार्डन में 90 डिग्री वी ट्विन इंजन लगा था, और तब भी इंजीनियर समझते थे कि इस डिजाइन के क्या फायदे और नुकसान हैं। वैसे सभी मोटो गुत्सी के सभी अनुदैर्ध्य ट्विन इंजन में भी 90 डिग्री का कोण होता है। इंडियन 841 का सैन्य संस्करण। जापानी मोटरसाइकिल निर्माता भी एक समय पर एल ट्विन पर ध्यान देने लगे। इससे सुजुकी SV 400, 650, 1000, TL 1000, V स्ट्रॉम 650 और 1000, होंडा VTR 1000F, RC 51, VT 125 शैडोलेस हैं। अब वी ट्विन के लोकप्रिय सिलेंडर एंगल से हटकर हम फिर एग्जॉटिक डिजाइनों की ओर बढ़ रहे हैं। हम 120 डिग्री एंगल पर पहुंच गए हैं। ऐसा इंजन वाली मोटरसाइकिल सच में थी। इसका नाम मोटो गुज्जी B सिलेंडर का 500 था। ये मोटरसाइकिल इटालवी कंपनी के इतिहास में एक बहुत ही खास रेसिंग मशीन थी। यह अनोखी मशीन कार्लो गुज्जी ने पिछली सदी के तीसरे दशक में रेसिंग में दबदबे के लिए बनाई थी। इसका कारण
1931 में सुपरचार्ज्ड 4 सिलेंडर मॉडल की असफलता और ब्रांड की क्लासिक हॉरिजॉन्टल सिंगल सिलेंडर बाइक का पुराना हो जाना था। कुछ नया चाहिए था, तो कार्लो ने सफल 250 सीसी सिंगल सिलेंडर मॉडल में एक और सिलेंडर जोड़ दिया। 120 डिग्री के कोण पर। ऐसा कोण कई कारणों से चुना गया था। सबसे पहले बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करने के लिए। आखिरकार इंजन काफी ट्यून किया हुआ और रेसिंग के लिए बना था, बहुत गर्म होता था। उस समय के सभी वी-ट्विन से अलग क्रैंकपिन साझा नहीं थी और मरोड़ने वाली ताकत कम करने को कनेक्टिंग रॉड्स के बीच बेरिंग लगाया गया। इतालवी लोगों ने एक बेहद सफल रेसिंग मोटरसाइकिल बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें पर्याप्त पावर और विश्वसनीयता के साथ साथ कम वजन और अच्छा चेसिस भी था। 20 सिलेंडर 500 ने पहली बार 33वें साल में ग्रां प्री में डेब्यू किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रेक के साथ यह 51 तक रेस में उतरती रही। 35वें साल में इस मोटरसाइकिल ने रेसर स्टैनली वुड्स के साथ मैन द्वीप की टूरिस्ट ट्रॉफी सीनियर क्लास रेस जीती। शुरुआत में इंजन 41 हॉर्स पावर देता था, जो 40 के दशक के अंत तक 47 हो गया। ये मशीन 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती थी और इस नंबरों की दौड़ में आखिरी मोटरसाइकिल के सिलेंडरों के बीच का कोण पूरे 170 डिग्री है। ये जर्मन आर्मी की मोटरसाइकिल जुंडाप KS 750 है। हालांकि एक पेंच है। जुंडाप KS 750 का इंजन या तो 170 डिग्री वी-ट्विन है, जिसमें क्रैंक पिन 180 डिग्री पर हैं, या एक बॉक्सर इंजन है जिसमें सिलेंडरों का एंगल स्टैंडर्ड नहीं है। इस विषय पर बहस हो सकती है। मैं अपनी राय देता हूं। जुंडाप मोटरसाइकिलों के इतिहास को देखते हुए मैं मानता हूं कि KS 750 का इंजन बॉक्सर इंजन का एक अनोखा रूप है। जुंडाप की मॉडल रेंज में KS 750 से पहले कई ऑपोजिट इंजन थे, जैसे K400 K500, KS 600 K800, लेकिन कोई वी-ट्विन नहीं था। इनमें से कई मोटरसाइकिलें वेरमाख हट में इस्तेमाल हुईं, लेकिन ये मुख्य रूप से नागरिक मॉडल थीं, जिनमें कुछ सैन्य बदलाव किए गए थे। KS 750 खासतौर पर सैन्य जरूरतों के लिए बनाया गया था। इंजन के हर सिलेंडर को 5 डिग्री ऊपर उठाया गया था, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ सके। कहानी के इस मोड़ पर मैं उनका स्वागत करता हूं, जो 180 डिग्री सिलेंडर एंगल वाले 2 सिलेंडर ऑपोजिट इंजन को वी-ट्विन कहते हैं। आइए समझते हैं। वी-ट्विन इंजन की मुख्य फिलॉसफी साझा क्रैंकपिन है। मोटो गुज्जी, कुछ होंडा और सुजुकी को छोड़कर लगभग सभी वी-ट्विन्स में एक ही क्रैंकपिन होता है। अगर हम 180 डिग्री एंगल पर इंजन बनाएं तो वह ऐसे चलेगा। और ऐसे 2 सिलेंडर वाले इंजन का क्या मतलब है? वो तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, पागनों की तरह। इस चैनल के इन शॉट्स में जहां लेखक कार के पार्ट्स से अलग अलग लेआउट के इंजन बनाता है, यह साफ दिखता है। अगर हम वाइब्रेशन कम करें, जैसे कम से कम एक और जोड़ी सिलेंडर जोड़कर, मामला अलग होगा। इतिहास में देखें तो ऑपोजिट और वी-ट्विन दोनों लगभग एक साथ आए और साथ साथ विकसित हुए। कार्ल बेंज ने पहली बार ऑपोजिट इंजन बनाया, जिसे पहले कॉन्ट्राडिविगेटर कहा गया और बाद में हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट या बॉक्सर नाम दिया गया। सिद्धांत रूप में ऑपोजिट वी-ट्विन का विशेष मामला है, जिसमें क्रैंकपिन 180 डिग्री पर होते हैं, लेकिन यह सिर्फ सिद्धांत में है। अब बहस नहीं करेंगे। ऑपोजिट इंजनों में रुचि है तो मेरे चैनल पर इसका बड़ा एपिसोड है। दोस्तों, हमने आपके साथ V2 इंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखा है, जिसमें सिलेंडरों के कोण के आधार पर चर्चा की है। मैंने कोशिश की है कि सभी मौजूदा इंजनों का जिक्र करूं, लेकिन इतनी विविधता के कारण हो सकता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो। अगर मैंने आपकी पसंदीदा बाइक मॉडल छोड़ दी हो तो बुरा ना माने। मैंने वादा किया था कि इस एपिसोड में हम अनुदैर्ध्य रूप से लगे वी-ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर चर्चा करेंगे। ऐसी तकनीक के मॉडल्स 1966 के बड़े मोटो गुजी और होंडा CX से कहीं ज्यादा हैं। इंजन की ऐसी व्यवस्था से कुछ फायदे भी मिलते थे और कुछ नुकसान भी। इसका फायदा यह है कि इंजन को सामने से हवा से बेहतर कूलिंग मिलती है, जो एयर कूल्ड इंजनों के लिए जरूरी है। शाफ्ट फाइनल ड्राइव का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है और ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें इंजन, गियर बॉक्स और कार्डन एक के बाद एक लाइन में लगे होते हैं। कमियां ये हैं कि मोटरसाइकिल की चौड़ाई बढ़ जाती है, गिरने पर इंजन को ज्यादा नुकसान हो सकता है
और घूमती चीजों से रिएक्टिव मूवमेंट बनता है, जिससे आरपीएम बढ़ने पर मोटरसाइकिल झुकती है। क्या आपको कहानी की शुरुआत याद है? पहली मोटरसाइकिल जिसमें अनुदैर्ध्य वी-ट्विन इंजन था 1902 में फ्रांसीसी एमिल रोबियन ने बनाई थी और उसका नाम मोटो कार्डन था। यह मॉडल करीब 2 साल कम मात्रा में बना। मैं ये नकार नहीं रहा कि शुरुआती मोटरसाइकिल निर्माण के दौर में ऐसी कुछ और मशीनें भी रही हूं। 1929 में इजेव्स्क में ईज 1 और ईज 2 के प्रोटोटाइप बनाए गए थे, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया है। 2 साल बाद 1931 में ब्रिटिश कंपनी एजेएस ने ऐसा ही मोटरसाइकिल मॉडल S3 तैयार किया। S. Модель S3. S3 को 50 डिग्री के 500 सीसी ट्विन इंजन से लैस किया गया था, जिसकी ताकत सिर्फ 5 हॉर्स पावर थी। इंजन प्रभावी रूप से ठंडा रहता था और साथ ही काफी कॉम्पैक्ट भी था, जो फ्यूल टैंक की सीमा से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। लंबवत ट्विन वाले ज्यादातर मोटरसाइकिलों के विपरीत एजेएस में टॉर्क पीछे के पहिए तक चेन से पहुंचता था। इस बाइक को लग्जरी टूरिस्ट मोटरसाइकिल के रूप में डिजाइन किया गया था, जो डिप्रेशन के समय इसकी कमजोरी बनी। एजेएस S3 की कीमत कंपनी की 1 लीटर मॉडल से भी ज्यादा थी। यह प्रोजेक्ट बंद हुआ। कंपनी 31 के अंत तक दिवालिया हो गई और मैचलेस ने उसे खरीद लिया। अगली मोटरसाइकिल जर्मनी से आई है। ये RD 750 1938 मॉडल है, जिसे नॉर्बर्ट रीडेल और रिचर्ड क्यूहन ने डिजाइन किया था। विकिपीडिया और कुछ अन्य स्रोतों का कहना है कि यह 2 स्ट्रोक वी-ट्विन है, लेकिन यह सही नहीं है। यह असल में एक 4 स्ट्रोक इंजन है, जिसमें वॉल्व नीचे की ओर लगे हैं। कुछ प्रोटोटाइप बने, लेकिन युद्ध ने प्रोजेक्ट का विकास रोक दिया। इसके बाद हमारे पास पहले उल्लेखित इंडियन 841 है। सन 1941 में अमेरिकी सरकार ने उत्तर अफ्रीका में युद्ध के लिए हार्ली डेविडसन और इंडियन को खास मोटरसाइकिल बनाने का आदेश दिया। कई शर्तें रखी गई थीं, खासकर गर्म जलवायु में इंजन की प्रभावी कूलिंग और पिछले पहिए में कार्डन ट्रांसमिशन। हार्ली डेविडसन ने सेना के सामने अपनी XA मॉडल पेश की। असल में जॉन नोवाक XA के निर्माता ने BMW R71 की पावर यूनिट और ट्रांसमिशन लगभग पूरी तरह कॉपी की थी। VR71. लेकिन इंडियन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने 841 मॉडल पेश की, जिसमें 90 डिग्री का लंबवत V2 इंजन था, जिसकी क्षमता 744 सीसी और पावर 24 हॉर्स पावर थी। दोनों मोटरसाइकिलों का एक ही हश्र हुआ। 1056 इंडियन और लगभग इतनी ही संख्या में हार्ले के बॉक्सर इंजन वाले मॉडल बनने के बाद अफ्रीका में ऑपरेशन खत्म हो गया और वे मोटरसाइकिलें जो इंडियन की चीफ, स्काउट या हार्ले WLA से महंगी थीं, अब बेकार हो गईं। पहली इतालवी मोटरसाइकिल जिसमें लंबाई की दिशा में लगा V इंजन था 1951 में आई थी। यह लैम्ब्रेटा 250 की ग्रां प्री मॉडल थी। इस 247 सीसी 90 डिग्री ट्विन इंजन की अधिकतम 29 हॉर्स पावर क्षमता थी, जिससे ये 170 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तक जा सकता था। यह मोटरसाइकिल 1953 तक रेस में रही। इस श्रेणी का अगला शानदार प्रतिनिधि है विक्टोरिया V35 बर्गमाइस्टर, जो जर्मनी से है। न्यूरनबर्ग की विक्टोरिया कंपनी अपने विकास में काफी साहसी थी। नए मॉडल के शुरुआती विचार, जो प्रतिस्पर्धियों से अलग होना था, 51 के शुरुआती साल में आया था। 53 में V35 मॉडल ने डेब्यू किया, जिसमें 80 डिग्री का ओवरहेड वॉल्व 350 सीसी ट्विन इंजन था, जिसकी ताकत 21 हॉर्स पावर थी। हालांकि कंपनी अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं थी और 50 के दशक के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से बंद हो गई। ऐसी मोटरसाइकिलों की सिर्फ लगभग 1000 यूनिट बनाई गई थीं। मारुसो लिलाक ने तकनीक निर्माण में विक्टोरिया जैसा रास्ता अपनाया। 59 से 64 तक के वर्षों में बाजार में 125 से 300 सीसी इंजन क्षमता वाली तकनीक की रेंज पेश की गई थी। जर्मन V35 बर्गमाइस्टर से काफी समानता होने के बावजूद जापानियों ने थोड़ा अलग रास्ता चुना। इस प्रकार मारुसो लाइलैक का V एंगल 66 डिग्री था और V-ट्विन के कोणों की सूची में एक और आंकड़ा जुड़ गया। 60 के दशक में मोटो गुत्सी में बदलाव जरूरी हो गया। 64 में कार्लो गुत्सी का निधन हुआ। कंपनी के नए प्रबंधन ने नया इंजन बनाने और मुनाफे वाले बाजारों में उतरने की इच्छा जताई ताकि कंपनी टिके रह सके। 65 में जूलियो चेजारे कारकाना ने एक अनुदैर्ध्य 90 डिग्री का V-ट्विन इंजन विकसित किया,
जो आज भी मोटो गुत्सी की पहचान बना हुआ है। 60 के दशक के दूसरे हिस्से में कारखाना के सामने इतालवी अधिकारियों के साथ पुलिस को ऐसी मोटरसाइकिलें सप्लाई करने का एक फायदेमंद अनुबंध नजर आ रहा था। मोटो गुत्सी ने इस वी आकार के इंजन के साथ 350 से लेकर 1400 सीसी तक की कई मॉडल्स बनाई हैं और आज भी उनका निर्माण जारी है। आपके अनुसार सबसे बड़ी इंजन क्षमता वाला वी ट्विन किस बाइक में था? हम प्रोडक्शन मॉडल और कस्टम मोटरसाइकिल्स भी देख रहे हैं। हार्ले डेविडसन इंजन की क्षमता 1.9 लीटर तक, यामाहा स्ट्रेटोलाइनर भी लगभग इतनी ही, और वल्कन में 2 लीटर इंजन है। एसएनएस का सबसे बड़ा इंजन 2350 घन सेंटीमीटर का है। हालांकि यही सीमा नहीं है। मेरी नजर में 2 असली दैत्य हैं। पहला, पोलैंड के स्टानिस्लाव स्कूरा द्वारा 1949 में बनाया गया था। स्टानिस्लाव हवाई अड्डे पर काम करते थे और उनके पास विमान के पुर्जों और निर्माण संसाधनों की पहुंच थी। इसी वजह से उन्होंने MSS-1 नाम की एक साइडकार मोटरसाइकिल बनाई, जो स्टानिस्लाव स्कूरा की मोटरसाइकिल थी। इंजन की क्षमता प्रभावशाली 4.5 लीटर थी। ये एक बड़ी मशीन थी जिसमें 8 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। जल्द ही पोलिश सेना को इस जुगाड़ू मोटरसाइकिल का पता चल गया और उन्होंने मोटरसाइकिल नष्ट करवाई, क्योंकि स्कूरा ने सैन्य विमानों के पुर्जे इस्तेमाल किए थे। दूसरी मोटरसाइकिल फ्लाइन मिलियार्ड है, जिसे ब्रिटिश कस्टमाइजर एलन मिलियार्ड ने बनाया। इस 70 डिग्री ट्विन का इंजन क्षमता 4888 घन सेंटीमीटर है और यह मोटरसाइकिल फ्रेम में सबसे बड़ा वी ट्विन है। और इस पूरे विषय के अंत में मैं वी ट्विन इंजन वाली सबसे तेज मोटरसाइकिलों के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सबसे पहली आधिकारिक रिकॉर्ड स्पीड ग्लेन कर्टिस के नाम है, जिन्होंने 1903 में 1 मील की औसत गति 103 किमी/घंटा दर्ज की और पेउजो वी ट्विन का अनौपचारिक रिकॉर्ड तोड़ा। उस समय तकनीकी विकास तेजी से हो रहा था। 1920 के दशक के दूसरे हिस्से में जॉर्ज ब्रफ ने जेएपी इंजन वाली ब्रफ सुपीरियर मोटरसाइकिलें बनाना शुरू किया। सीरियल मॉडल SS-1 100 आसानी से 160 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती थी। ब्रफ सुपीरियर, जेनिथ और ओईसी सुपरचार्जर के साथ रिकॉर्ड बनाने वाले 240 किमी/घंटा तक पहुंच जाते थे। बेहतरीन ब्रफ के आने के दशकों बाद ब्रिटेन में वी ट्विन विंसेंट का जन्म हुआ। युद्ध के बाद यह 1000 सीसी 50 डिग्री का अपग्रेड किया गया इंजन दुनिया की सबसे तेज सीरियल मोटरसाइकिल विंसेंट ब्लैक शैडो और उसकी स्पोर्ट्स वर्जन ब्लैक लाइटनिंग में लगाया जाएगा। ब्लैक शैडो स्टॉक 200 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकता था। सन 1948 में रोल्ली फ्री ने यूटा राज्य के बोनविल सॉल्ट फ्लैट्स पर अमेरिका की स्पीड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने 241.85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। खास तौर पर तैयार विंसेंट पर। हाँ, वो सिर्फ अंडरवेयर, हेलमेट और चश्मा पहनकर चला रहे थे। बाद में ब्लैक लाइटनिंग ने आयरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्पीड रिकॉर्ड बनाए। न्यूजीलैंड के बर्ट मुनरो की कहानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने स्पीड रिकॉर्ड बनाने का सपना देखते हुए लगभग 20 साल तक अपनी पुरानी इंडियन स्काउट को बेहतर बनाया। बर्ट की मेहनत बेकार नहीं गई। उनकी इंडियन फैक्ट्री से सिर्फ 90 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी। साल 1962 में उसने 288 किमी/घंटा की रफ्तार दिखाई। 5 साल बाद बर्ट ने इंजन की क्षमता बढ़ाकर नया रिकॉर्ड बनाया, 295.44 किमी प्रति घंटा। हालांकि क्वालिफाइंग रन के दौरान, जो गिरने के साथ खत्म हुई, उसने 331.52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखाई। कई स्पीड रिकॉर्ड्स हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों के नाम हैं। 1970 में मशहूर रेसर केल रिबॉन ने स्पोर्ट्स्टर इंजन वाले स्ट्रीमलाइनर पर बोनविल में 427 किमी/घंटा की रफ्तार पाई। यह रिकॉर्ड 1975 तक कायम रहा। 14 जुलाई 1990 में एक और नया रिकॉर्ड डेव कंपस ने इजी राइडर्स स्ट्रीमलाइनर पर बनाया, जिसमें 2 1.5 लीटर के हार्ले डेविडसन इंजन लगे थे। रिकॉर्ड 519.609 किलोमीटर प्रति घंटा था और यह नतीजा 16 साल तक कायम रहा। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।
इस सामग्री में मैंने कोशिश की है कि वी ट्विन्स के बारे में सूखी थ्योरी के साथ साथ उन मोटरसाइकिलों और दिलचस्प तथ्यों को भी एक जगह इकट्ठा करूं जिनमें ऐसे इंजन लगे हैं, और उन शख्सियतों को भी शामिल करूं जिन्होंने इस शानदार चीज को बनाने में मेहनत की है। वी ट्विन एक दिग्गज इंजन है जिसका समृद्ध इतिहास है, और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प रहा होगा और आपने अपना 1 घंटा बेकार नहीं गवाया। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह आपके साथ क्रासमोटो चैनल था। फिर मिलेंगे।